हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीडीपी की ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में भी हर क्लास की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है वो भी आपका कवर अप होता चलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का पेड नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप मैसेज करके नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एनईपी 2020। कभी कभी इसकी जगह एनईपी 2020 लिखकर भी आता है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पुरानी शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया, यानी कि 2020 वाली जो आपकी नई शिक्षा नीति आई है, इससे पहले आपकी कौन सी शिक्षा नीति थी ये पूछा है। ठीक है, तो इससे पहले कौन सी थी? पहला ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1975, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। तो देखिए, जो 2020 से पहले हमारी शिक्षा नीति थी वो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, उसके बाद आपकी ये 2020 वाली आई थी। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा आपको बताना है। पहला है रटना। देखिए, रटना यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर वो किसी चीज़ को रटने को नहीं कह रही है। यहाँ पर वो क्या कर रही है, भारत का मानचित्र दे रही है बच्चों को और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने के लिए कह रही है। इसका मतलब वो उनको कुछ रटने को तो कह नहीं रही है। दूसरा है खोज शिक्षण। बिल्कुल, खोज शिक्षण यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर वही काम हो रहा है। भारत का जो मानचित्र है उस पर मुख्य नगर कौन कौन से हैं इसकी खोज करो, बताओ। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है अभिनव अनुदेशन और उसके बाद है अनावृत शिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोज शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रटना तब होता जब रेखा जो है अपनी छात्राओं को कुछ चीज़ देती और उसको रटने के लिए कहती और कहती कि इन्हें आप रट लो या फिर याद कर लो और कल मैं आपसे इनको सुनूंगी। अगर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन में आएगा तो आप कहेंगे वो क्या है, वो रटना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? बताइए कौन से चरण की है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कभी कभी बन जाता है कि कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या था। तो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो था नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट थियोरी। तो नाम याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला है सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास और चौथा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अब देखिए, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार, एक दूसरे के लिए पारस्परिकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसको हम गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर समाज से रिलेटेड कुछ लिखा होता तो सामाजिक वाला हम देखते। अगर ऐसा कुछ होता कि जो सभी के लिए समान है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, तो फिर आपका 3rd ऑप्शन सही होता। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 4 होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि तथा प्रयोगात्मक विधि में मूल अंतर क्या है? देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि और प्रयोगात्मक विधि, इन दोनों में मूल अंतर किस चीज़ का है ये बताना है। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि अधिक वस्तुनिष्ठ होती है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में वस्तुनिष्ठता की कमी होती है। देखिए, ये कोई अंतर नहीं हुआ कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि अधिक वस्तुनिष्ठ होती है, वो तो वस्तुनिष्ठ होती ही है। अब यहाँ पर अधिक और कम से थोड़ी कोई मतलब है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे,
वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि में साधारण प्रेक्षण होता है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में नियंत्रित प्रेक्षण होता है। ये सही है, ये नियंत्रित प्रेक्षण होता है इसके अंदर, ठीक है, इसीलिए यही हमारा सही हो जाएगा। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि कई प्रकार की होती है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में कोई प्रकार नहीं होता, ऐसा नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि में चर का उपयोग नहीं होता, जबकि इसमें चर का उपयोग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि है उसमें नॉर्मल वाला प्रेक्षण होता है आपका, जबकि जो प्रयोगात्मक विधि होती है उसमें नियंत्रित प्रेक्षण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बालक सिद्धांत एवं विशुद्ध संभाव्यता को अमूर्त रूप में व्यवहृत कर सकने में सक्षम है। अमूर्त रूप की बात हो रही है, ध्यान से सुनना, ठीक है। उसमें तार्किक एवं अमूर्त विचार की संरचनाएं हैं एवं वह एक वैज्ञानिक जैसा चिंतन कर सकता है। वह किस अवस्था से गुजर रहा है? आपको याद आ गया होगा, जो कल हमने प्रैक्टिस सेट करा था प्रीवियस ईयर वाला, उसमें भी एक इसी तरीके का आपका क्वेश्चन बना था और मैंने बोला था कि एक अवस्था ऐसी होती है जहाँ पर बच्चा साइंटिस्ट की तरह सोचने लगता है, और वही क्वेश्चन आपका आ गया। देखिए, वैज्ञानिक जैसा चिंतन कर सकता है, ठीक है। और वो कौन सी स्टेज में होता है मैंने बोला था, जो जीन, ये चारों आप देख पा रहे हैं, जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, वही यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब इसमें से कौन सी स्टेज में वो होता है, मैंने आपको बोला था जब बच्चा बड़ा होगा, लास्ट वाली जो स्टेज पियाजे ने बताई है वही वाली होगी जिसमें बच्चा वैज्ञानिक की तरह सोच पाएगा, अमूर्त रूप से चिंतन कर पाएगा, तर्क कर पाएगा, अमूर्त विचार कर पाएगा, ठीक है। अमूर्त क्या होता है? जो चीज़ें हमारे सामने में नहीं होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं उसकी। जैसे आप लोग कल्पना कर रहे होंगे कि मेरा एग्ज़ाम होगा, मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, फिर मैं KVS या DSSB की प्रिपरेशन करूँगी या करूँगा, फिर वहाँ मेरा सिलेक्शन होगा। ये सब क्या है? आप अमूर्त रूप से सोच रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं। और वैज्ञानिक जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, इसी तरीके से अनुमान लगाते हैं, ठीक है, किसी ना किसी क्लू के बेसिस पर। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी इलॉजिकल चीज़ें सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, लॉजिक वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, पियाजे की जो 4th स्टेज आती है उसमें बच्चा वैज्ञानिक की तरह सोचता है, अमूर्त चिंतन करता है, ठीक है। अब वो 4 स्टेजेस आपको मैंने याद करवाने की ट्रिक बहुत बार बता दी है, नोट्स में भी ऐसे ही मेंशन है, आप लोगों ने देखा होगा। याद करने की ये ट्रिक है SPCF, S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं, और ये इनका सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी याद रखना है, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट स्टेज देख रहे हैं आप, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यही होती है जब बच्चा वैज्ञानिक की तरह सोचता है और अमूर्त चिंतन करता है, ठीक है। अब ये सेंसरी मोटर को हिंदी में बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, प्री ऑपरेशनल को बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक, और जो लास्ट है F फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल को बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। अब यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दिया ही नहीं है। अब आप सोचेंगे इसका आंसर हम क्या करें, तो ऐसे में आप तुक्का मार सकते हैं, वो 3 ऑप्शन नहीं होंगे, आपको पता है, तो जो बचा हुआ है वही होगा, सीधी सी चीज़ है ना। इस तरीके से भी आप अपना आंसर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर लिखा है आकारी संक्रियाओं की अवस्था से, ये आपका औपचारिक के अंदर ही आता है, ठीक है। जो आपका लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसी की बात हो रही है, तो यही इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर लिखा होता कि बच्चा मूर्त रूप से विचार कर रहा है, मूर्त रूप से सोच रहा है, तो फिर आपका आंसर हो जाता मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में, और मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा वैज्ञानिक की तरह चिंतन नहीं करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, आकारी संक्रियाओं की अवस्था से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? एक रूपता सिद्धांत, चक्रीय बढ़ोत्तरी, एक दिशाई विकास, या फिर विकास का सततहीनता। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है ना, कभी भी लीनियर नहीं होता है, याद रखना, रैखिक नहीं होता है। ऐसे भी ये क्वेश्चन बना हुआ है कि बच्चे का विकास रेखीय होता है, लीनियर होता है, या फिर स्पाइरल होता है, यानी कि चक्रीय होता है। तो आप कहेंगे स्पाइरल होता है, चक्रीय होता है, लीनियर नहीं होता है, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा है कि विकास एक सीधा पथ नहीं है, रेखीय नहीं है, मतलब पहले ये आगे, देखिए ऐसे होता है विकास, पहले आगे को बढ़ता है,
फिर पीछे आता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, इस तरीके से आपका डेवलपमेंट होता है। इसी को हम बोलते हैं स्पाइरल डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है, लीनियर नहीं होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, चक्रीय बढ़ोतरी कहते हैं। एक चक्र में पहले आगे, फिर पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे। देखिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी है, बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं धीरे धीरे सभी डेवलप होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक लीनियर में पहले आपका पूरा हाथ डेवलप हो गया, फिर एक बार में सीधे आपका पूरा पैर डेवलप हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। धीरे धीरे बॉडी के सारे ऑर्गन डेवलप होते हैं और इस तरीके से होते हैं। थोड़ा आज होगा, कुछ फिर कल होगा, कुछ फिर आगे और होगा। इसीलिए तो बच्चे का जो आप बॉडी का शेप देखते हैं वो एज बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रीय बढ़ोतरी, क्योंकि यही आपका दर्शाता है कि जो बच्चे का विकास है पहले आगे होता है, फिर पीछे जाता है, इस तरीके से स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। और मैंने आपको याद करवाया है, लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले 3 तत्व बताते हैं। कौन कौन से, S, C और L, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा। इन 3 चीज़ों को वो महत्व देते हैं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी यही हैं, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है, ये ट्रिक याद रखनी है। अब आप पहले ऑप्शन में तो देख ही पा रहे हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि SCL में सबसे पहले यही तो है, समाज, सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की यही कहते हैं कि बच्चे जो हैं समाज में इंटरेक्शन करके सीखेंगे, यानी कि समाज में लोगों के साथ बातचीत करके बच्चे सीखेंगे, ऐसा वो कहते हैं। इसीलिए ये ग्रुप लर्निंग को बढ़ावा देते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देते हैं, यानी कि ग्रुप में बच्चे सीखेंगे, एक दूसरे का सहयोग करके जो है बच्चे सीखेंगे, सहयोगात्मक अधिगम, इन सभी चीज़ों को ये महत्व देते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया, जो है सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सांस्कृतिक उपकरण। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा सही, क्योंकि SCL मैंने आपको ट्रिक बता दी ना, बस समाज हो गया और ये संस्कृति, ये सांस्कृतिक उपकरण आ गया ना, ये संस्कृति, ये भी सही है। और तीसरा है भाषा, यानी कि लैंग्वेज। इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ जब भी ये क्वेश्चन आता है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ताकि आपको ना रिवाइज हो सके, आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ सकें। और नोट्स में तो मैंने सारे ट्रिक्स ऑलरेडी डाली हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन की बात ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ना ही नकारात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं ये, ना ही सकारात्मक पुनर्बलन, यानी कि पुनर्बलन की बात जो है वाइगोत्स्की करते ही नहीं है, ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम कहेंगे पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा भी सही है, जो कि हमको ऑप्शन 3 में दिख रहा है। तो इस तरीके से 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस आयु वर्ग के बालक में दल भावना का विकास हो जाता है। अब देखिए दल भावना क्या होती है, दल भावना मतलब होती है ग्रुप लर्निंग, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रुप में रहने की जो भावना होती है, समूह में रहने की जो भावना होती है, वो जो है बच्चे के अंदर जो है पैदा हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। कौन सी अवस्था में, अब देखिए जब बच्चा, इसका आंसर क्या होगा मैं पहले वो बता देती हूँ आपको। इसका आंसर है 6 से 12 वर्ष। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है ना, तो उसके अंदर एक चीज़ आने लगती है कि उसके आसपास जितने भी उसके फ्रेंड हैं उनका लीडर मुझे बनना है, उस समूह में मुझे जुड़ना है और समूह का लीडर मैं बनना चाहता हूँ। तो एक ग्रुप बनाने का जो भाव होता है, दल में शामिल होना, यानी कि ग्रुप में, समूह में शामिल होने का जो भाव होता है बच्चे के मन में पैदा होने लगता है, और बच्चा अपनी एक कम्युनिटी बना लेता है, अपना फ्रेंड सर्कल बना लेता है। ठीक है, तो यही होता है आपका 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार कक्ष में शिक्षक तथा शिक्षार्थियों का वह अनुपात जिससे अधिक का अनुपात विद्यालय शिक्षा हेतु किसी भी अवस्था के लिए वांछित नहीं है। बताइए, NCF 2005 के अनुसार कह रहा है कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थियों का एक अनुपात जिससे अधिक का अनुपात विद्यालयी शिक्षा हेतु किसी भी अवस्था के लिए वांछित नहीं है, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप जानते होंगे एक शिक्षक जो है 30 बच्चों पर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो वही पूछा है कि जिससे अधिक अनुपात नहीं होगा, वांछित नहीं है, तो वो अनुपात है आपका 1:30,
यानी कि 1:30, यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो बहुत ईजी है। बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो अध्ययन है आप किसके अंतर्गत करते हैं बताइए। इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, आज का जो प्रीवियस ईयर है, सामाजिक विज्ञान नहीं, राजनीति विज्ञान, इनमें से कोई नहीं, ये कुछ नहीं है। आपसे बाल विकास की बात हुई है तो ये बाल मनोविज्ञान के अंदर आता है, सीधी सी चीज़ है। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल कौन सा है बताइए। वैलेंटाइन एक व्यक्ति हैं, ठीक है, वो वाला वैलेंटाइन नहीं समझना है, ये एक व्यक्ति हैं। तो इनके अनुसार जो सीखने का आदर्श काल है वो कौन सा है? शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या प्रौढ़ावस्था है? तो ये है फ्रेंड शैशवावस्था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रीनेटल पीरियड जो होता है हमारा, ठीक है, जन्म के बाद सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोशार्क परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है। हमेशा पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है फ्रेंड्स कि उसमें पॉजिटिव चीज़ पूछी है या नेगेटिव चीज़ पूछी है। अब देखिए इसमें नेगेटिव चीज़ पूछी है, कौन सा सत्य नहीं है पूछा है। पहला है रोशार्क परीक्षण एक अभिकृत्यात्मक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है, ये तो सही है। रोशार्क परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है यह व्यक्तित्व के बौद्धिक और अबौद्धिक दोनों ही प्रकार के शील गुणों का मापन है, जी हाँ। इसका मूलभूत प्रयोग व्यक्तित्व की अंतर्वस्तु जैसे प्रणोदन, आवश्यकता, स्वकल्पना, कुंठाओं इत्यादि को उजागर करना है, ये भी सही है। लेकिन सेकंड ऑप्शन इसका सही नहीं है। ये कह रहा है कि संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है, तो ये वाला परीक्षण ऐसा नहीं करता है, इसीलिए यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है, यानी कि कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं वो आपका प्रभावशाली है, इफ़ेक्टिव है, अच्छा है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये आपसे पूछा हुआ है। पहला है छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना। दूसरा है पाठ्यचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना। तीसरा है छात्र संवाद हेतु लचीला समूह बनाना। और चौथा है कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंधन करना। मैंने आपको हमेशा बोला है जहाँ भी नियंत्रण की बात आए, यानी कि क्लासरूम को कंट्रोल करने की बात आ रही है, और देखिए कठोर कक्षा नियंत्रण यानी कि बच्चों को कंट्रोल किया जा रहा है डरा धमका करके, मारपीट करके, तो ये जो कंट्रोल करना होता है ना, ये अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन तो हो गया यहाँ से बाहर। हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, दिया है। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ से हो गया बाहर। कभी भी आपको क्लास को नियंत्रण में नहीं रखना है, कंट्रोल नहीं करना है। आप कंट्रोल इसी तरीके से कर सकते हैं, या तो उनको मार सकते हैं या फिर उनको डरा सकते हैं, इस तरीके से, है ना। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी है। बाकी ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। प्रभावशाली शिक्षण में सबसे पहले छात्रों की जो भावनात्मक आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान रखा जाता है, यानी कि बच्चों का पढ़ने में मन है या फिर नहीं है, उनके अंदर के भाव जानने की कोशिश की जाती है। अगर बच्चे का पढ़ने में रुचि है तो ही बच्चों को पढ़ाना, और जिस दिन जो चैप्टर पढ़ने का बच्चों का मन है उस दिन उस चैप्टर को पढ़ाइए, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है प्रभावशाली शिक्षण में। दूसरा है पाठ्यचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता के अनुकूल बनाना। जी हाँ, जिस तरीके से बच्चे चाहते हैं उस तरीके से बच्चों को पढ़ाना और उनका आकलन भी करना। अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चों का आकलन आप सिर्फ पेन पेपर टेस्ट से ही करेंगे, नहीं, आप उनका आकलन अनेक तरीक़ों से कर सकते हैं जिनमें बच्चों की रुचि है। जैसे आप बच्चों का मन है कि उनको अलग अलग ग्रुप में बिठा दिया जाए और ग्रुप एक्टिविटी करने को दिया जाए, इस तरीके से मूल्यांकन या आकलन कर लो, तो आप वो कर सकते हैं। बच्चे चाहते हैं कि कोई स्पोर्ट्स वगैरह करवा दो, कोई डिबेट वगैरह करवा दो, ऐसे आकलन कर लो बच्चों का, तो ये चीज़ें आप करिए, ठीक है। बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल बनाना है, यही होता है आपका प्रभावशाली शिक्षण। नेक्स्ट है छात्र संवाद हेतु लचीला समूह बनाना। जी हाँ, ये छात्र संवाद वही हो गया जो डिबेट है, उसके लिए आप क्या करिए, लचीले समूह बनाइए, फ्लेक्सिबल ग्रुप बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कठोर जो है समूह बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं, लचीला बनाना है, ठीक है। बच्चों से कहना है अपने मन से आप कोई भी एक, जैसे
टॉपिक रख लो, उस पर हम डिबेट करते हैं। तो लचीला समूह होना चाहिए जिसमें छात्र कंफर्टेबल हों, ठीक है। कोई भी चीज़ बच्चों के ऊपर थोपनी नहीं है ज़बरदस्ती, बस आपको ये ध्यान रखना है। इसीलिए थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही है, तो यही हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही युग्म है। अब यहाँ पर आपको चरण बताया हुआ है, 4 चरण जो दिए हैं, और याद करवाने की ट्रिक मैंने आपको बता दी SPCF। इसके अंदर एक एक विशेषता लिखी है सभी में, तो किस में जो है सही विशेषता लिखी है ये आपसे पूछा है। पहला चरण है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसमें लिखा है विशेषता कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच उत्पन्न होती है। दूसरा है संवेदी चालक अवस्था, इसमें प्रतीकात्मक सोच उत्पन्न होती है। जी नहीं, इसमें नहीं होती है, क्योंकि बच्चा छोटा सा होता है 0 से 2 वर्ष का, वो यहाँ पर प्रतीकात्मक सोच नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसमें संरक्षण का गुण आता है। नहीं, इसमें संरक्षण नहीं आता, संरक्षण तो आपका मूर्त संक्रियात्मक में आता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर सही नहीं होगा। उसके बाद है नेक्स्ट मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, और इसमें अमूर्त तर्क लगाता है, नहीं लगाता। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में बच्चा मूर्त तर्क लगाता है, ना कि अमूर्त तर्क, ठीक है। अमूर्त वाले तर्क वो लास्ट स्टेज में लगाता है, जो आपका अमूर्त संक्रियात्मक होती है, ध्यान रखना है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। इसका राइट आंसर होगा, अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट है। कैसे है, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, यानी कि जो आपकी लास्ट स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चा, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच उसके अंदर आ जाती है। यानी कि कोई भी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके रीज़न ढूंढना, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढना, और अमूर्त सोच भी यहीं पर पैदा होती है। जो चीज़ बच्चे को दिख नहीं रही है उसके बारे में भी वो कल्पना कर सकता है, वैज्ञानिक की तरह वो सोच सकता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, है ना। तो यही सब होता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक में, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच उसके अंदर आ जाती है। जैसे कोई भी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही होगी, उसके जो है सारे प्रूफ ढूंढना, रीज़न ढूंढने की कोशिश करना, वैज्ञानिक की तरह सोचना, मतलब ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है। समावेशी शिक्षा क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पर बच्चों में बिना भेदभाव किए बच्चों को शिक्षा दी जाती है, यानी कि सभी को समान रूप से बिना भेदभाव के शिक्षा देना, ये कहलाता है समावेशी शिक्षा, ठीक है। किसी भी बच्चे के लिए कोई अलग क्लासरूम नहीं बनाई जाएगी, सभी बच्चों को एक ही क्लास में बिठाना और सभी को बिना भेदभाव के एक साथ पढ़ाना, ये होता है समावेशी शिक्षा। तो अब समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार कौन सा है, क्या भेदभाव इसका आधार है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको कहा बिना भेदभाव के बच्चों को शिक्षा देना, ठीक है। नामीकरण ये भी नहीं होगा, रूढ़िवादिता और नामीकरण तो दोनों एक ही चीज़ हो गए। नामीकरण मतलब किसी बच्चे को आप अच्छा कह रहे हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। रूढ़िवादिता होती है जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, बायसनेस, जहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, तो ये भी समावेशी शिक्षा का दर्शन नहीं कहता है। वो क्या कहता है, समता की बात करता है, ठीक है। सभी को समान रूप से शिक्षा देना, सभी को इक्वालिटी के साथ देखना, ठीक है, किसी को भी ऊपर नीचे भेदभाव के साथ नहीं देखना। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम होने तक। साथ ही हमने हिंदी पेडागोजी की जो थ्योरी वाली सीरीज़ है वो कंप्लीट कर ली है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है हिंदी पेडागोजी दिसंबर 2024 के नाम से, वहाँ पर मैंने आपको पूरी हिंदी पेडागोजी का थ्योरी पोर्शन करवा दिया है। 15 क्लासेस में अब वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी पेडागोजी की उन 15 क्लासेस को देख लेते हैं तो आप हिंदी पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि उससे बाहर आपका पेपर नहीं बनता है। पूरा सिलेबस मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे भी मोटिवेट करते हैं, ताकि एग्ज़ाम होने तक इस सीरीज़ को इसी तरीके से कंटिन्यू रखा जाए। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्लासेस की लिंक और क्लास से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दी जाती है। इनके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, अब हम कल मिलेंगे इसी टाइम पर डेली इवनिंग। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।